नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं सीबीएसई टॉपर की आंसर शीट जो कि 12th क्लास के इंग्लिश एग्जाम की है। अब देखिए, इंग्लिश जो है वो तो हर इंसान को एग्जाम देना है, चाहे वो फिर वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आंसर शीट है मैंने किसी ऐसी वैसी वेबसाइट से नहीं डाउनलोड की है, ये मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 की, 2018 की, 17 की, 16 की जो भी आंसर शीट्स वहां पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप कोई भी उसके अंदर से आंसर शीट देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब मैं आपको एनालिसिस करने वाला हूं तो इसके अंदर मैंने तीन चीजों को देखा है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ा है, उसका पैटर्न देखा है। उसके बाद मैंने मार्किंग स्कीम जो है सीबीएसई की उसको देखा है कि किसके आपको मार्क्स मिलते हैं, किस चीज के मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। इसके बाद मैंने लास्ट में आंसर शीट देखी है और तब हम एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब लास्ट में कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, इंग्लिश का जो एग्जाम होता है आपका वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर होता है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको पैसेज मिलते हैं, आपको पढ़ने होते हैं और उसके अंदर से आपको आंसर देने होते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो होता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपको स्पीच लिखनी दी जा सकती है, आपको आर्टिकल लिखना आ सकता है, आपको लेटर लिखना आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकती है, डिबेट आ सकता है। इस तरह की चीजें हैं जो सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। और सेक्शन सी जो होता है वो आपका टेक्स्ट बुक का होता है, जिसके अंदर आपने जो भी पूरे साल में पढ़ा है वो उसके अंदर से आता है। आपकी जो पोएट्रीज हैं, आपकी जो स्टोरीज हैं, उनके अंदर से टेक्स्ट बुक की जो लिटरेचर है वो सेक्शन सी के अंदर पूछी जाती है। सेक्शन ए एंड बी जो है वो 30-30 मार्क्स के हैं, यानी कि 60 मार्क्स के। सेक्शन सी जो है वो 40 मार्क्स का है और तब आपका टोटल बन जाता है 100 मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लिखते हैं टॉपर्स अपने आंसर्स को। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ पर 15 मिनट्स पहले आपको मिलता है, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को रीड कर सके। और ये जो 15 मिनट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लिटरेचर के एग्जाम में, चाहे फिर वो हिंदी का एग्जाम है या फिर इंग्लिश का एग्जाम है, क्योंकि वहाँ पर पैसेजेस आते हैं और 15 मिनट का जो आपका टाइम है वहाँ पर आप लोग अपने रीडिंग सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो 15 मिनट है वो आपको एग्जाम के अंदर देने से बढ़िया आप एग्जाम देने से पहले ही यूज़ कर लो उन 15 मिनट्स का, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो आपके लिए रहते हैं 15 मिनट्स। तो देखिए, यहां पर सेक्शन ए के अंदर जो पैसेज 1 है उसके अंदर 12 क्वेश्चन है और 12 मार्क्स के ही हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और यहां पर जब मैं मार्किंग स्कीम देख रहा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि कोई भी डिडक्शन नहीं होगा स्पेलिंग के लिए, वर्ड लिमिट के लिए, ग्रामर के लिए। अगर स्टूडेंट 1 नंबर के अंदर उस कोर आइडिया को निकाल लेता है जो पैसेज के अंदर है और आंसर के अंदर लिख देता है, तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। और ये जो मैंने आपको रूल बताया है, नो डिडक्शन फॉर स्पेलिंग, वर्ड लिमिट एंड ग्रामर, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है, पूरे एग्जाम के लिए नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो देखिए, जो टॉपर है उसने जो सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है वो पेज नंबर 18 पर किया है, सबसे लास्ट में किया है। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है कि आपको सबसे पहले ए अटेम्प्ट करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो सेक्शन सी होता है वो वाला सेक्शन होता है जो आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, और वो सेक्शन है जिसके अंदर आपको पता होता है कि क्या आंसर लिखना है। लेकिन सेक्शन ए और बी जो है वो आपको ऑन द स्पॉट माइंड यूज करना पड़ता है कि हमें क्या आंसर लिखना है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेक्शन सी को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं जो उन्हें आता है। इसी तरह से टॉपर ने भी 18 पेज नंबर पर अपना सेक्शन ए अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो इसने बहुत ही छोटे छोटे आंसर लिखे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख दिया या बहुत कम लिख दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसने क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि What does दुर्गा पूजा मीन टू फार्मर ऑफ द नागा हिल्स। और इसका आंसर जो इसने लिखा है वो यही है कि द दुर्गा पूजा अनाउंसेस द एंड ऑफ रेन आफ्टर दैट शॉर्ट स्प्रिंग शावर्स में टेक प्लेस इन मार्च एंड अप्रैल। जितना छोटा आंसर था, जितना छोटा क्वेश्चन था और जितने कम मार्क्स थे, उन सभी को मिला करके बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनता है ये। अब देखिए, इससे आगे आप देख पा रहे होंगे कि इसने भी आंसर के अंदर एक छोटा सा कट लगाया है। बहुत बार टीचर्स आपको बोलते हैं कि अगर आप किसी भी आंसर के अंदर कट लगाते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसके सामने आपकी अच्छी इमेज नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत जगह पर जहां पर जरूरत है वहां पर आपको लगाना भी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे आंसर शीट के अंदर ही बार बार कट लगाए जा रहे हैं, बार बार कट लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, लेकिन जहां पर जरूरत है वहां पर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पैसेज होते हैं उनके अंदर पैराग्राफ्स के ऊपर लाइनिंग होती है।
पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। और वो इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनके सिमिलर वर्ड्स ढूंढो या फिर इनके ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढो, सिनोनिम्स ढूंढो। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि उन वर्ड्स का जो है आप कोर आइडिया निकालने की कोशिश कीजिए कि किस बात के लिए वो वर्ड्स यूज किए गए हैं। और आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उस कोर आइडिया को पैराग्राफ के कोर आइडिया से मैच करने की कोशिश कीजिए और तब आपको वो वर्ड आसानी से मिल जाएगा। सो इसीलिए पैराग्राफ्स के ऊपर लाइनिंग की नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4, ताकि आपको आंसर्स लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी लगभग सिमिलर ही था। तो हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है और उसके बाद 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अंदर पूछा गया है नोट मेकिंग, कि आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके आप नोट्स बनाइए। तो यहाँ पर देखो किस तरह से नोट्स बनाए हैं। सबसे ऊपर टाइटल लिखा है और उसे अंडरलाइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद नोट्स लिखा है, फिर से अंडरलाइन किया है। उसके बाद देखिए नोट्स का जो है एक फॉर्मेट होता है और उसी तरह से नंबर 1 लिख के उसने लिखा है चैलेंजेस और फिर सब पॉइंट्स बनाए गए हैं ए बी एंड सी, और सी के अंदर फिर से सब पॉइंट्स बनाए गए हैं जैसे कि डिजीज रिजल्ट्स लिखा हुआ है, उसके अंदर सब पॉइंट्स है 1 और 2 डेंगू एंड चिकनगुनिया। फिर उसके बाद नंबर 2 डाला गया है प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड, और उसके बाद फिर से उसने सब पॉइंट्स बनाए हैं ए बी एंड सी। उसी तरह से थर्ड पॉइंट है, फिर दोबारा से सब पॉइंट्स हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका नोट मेकिंग का फॉर्मेट है और आपको इसी तरह से नोट्स बनाने होते हैं। सो ये बहुत ही सही तरीका है। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो है एब्रीवेशंस। जब भी आप नोट मेकिंग करते हैं तो लास्ट में आपको एब्रीवेशंस लिखनी पड़ती हैं। अगर किसी को एब्रीवेशंस का मतलब नहीं पता तो मैं समझा देता हूं कि आप जब भी कोई बड़े वर्ड्स यूज करते हैं तो उनकी जगह पर अक्सर हम छोटे वर्ड्स यूज कर लेते हैं। जैसे मुझे लिखना है इंपोर्टेंट, तो इंपोर्टेंट जो है एक बड़ा वर्ड है उसकी जगह मैं लिख देता हूं IMP और उसके आगे लगा देता हूं डॉट, तो एक एब्रीवेशन है। और लास्ट में जब नोट्स बना दूंगा तो एब्रीवेशन लिखूंगा कि IMP जो मैंने ऊपर लिखा है उसका मतलब था इंपोर्टेंट। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स के आप एब्रीवेशन बनाते चलते हैं वो सब आपको लास्ट में लिखना होता है और तब आपकी नोट मेकिंग हो जाती है कंप्लीट। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो पैसेज लिखा हुआ है उसकी समरी आपको लिखनी है। तो देखिए यहां पर 3 नंबर में आपको समरी लिखनी है। तो 3 नंबर का मतलब है कि छोटा आंसर लिखना है, ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। तो जो टॉपर है उसने 12 लाइंस का यूज किया है, यहां पे अप्रोक्स हाफ से ज्यादा पेज का यूज किया है। और देखिए समरी का क्या मतलब है, समरी का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ा है टॉप से लेके बॉटम तक, तो उसको इस तरह से लिख दो कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। तो इसने बिल्कुल सही समरी लिखी है, आप लोग पॉज करके इसको देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और देखिए समरी जो होती है उसके अंदर कोई भी अंडरलाइन आपको नहीं करनी है, कोई भी पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स आपको नहीं बनाने हैं। सिंपली जिस तरह से लगभग आर्टिकल की बॉडी होती है उस तरह से समरी लिखी जाती है, तो आपको उसी तरह से समरी लिखनी है। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन बी पर। और सेक्शन बी जो है हमारा वो है राइटिंग स्किल्स का। और देखिए राइटिंग जो है वो भी अपने आप में एक आर्ट है। उसके सारे फॉर्मेट्स होते हैं कि आपको किस तरह से लिखना है और उसी तरह से उसी फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर फॉर्मल इन्विटेशन और एडवर्टीजमेंट में से आपको एक सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे और 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो जो टॉपर है उसने सेलेक्ट किया है अपना एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में उसने देखो सबसे पहले यहां पर एक बॉक्स बनाया है। यहां पर बॉक्स बनाने के बाद सबसे ऊपर लिखा है फ्लैट फॉर सेल, और उसके अंदर उसने जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उस एडवर्टीजमेंट के वो लिखे हैं। जैसे कि 230 स्क्वायर यार्ड, वेस्ट फेसिंग, वेंटिलेटेड, फर्निश्ड, 3 BHK। तो यहां पर कहीं पर भी ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं है, सिर्फ जो की पॉइंट्स है वही लिखे गए हैं। इसके बाद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है। सबसे पहले देखो बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉक्स नहीं बनाओगे तो हो सकता है आपका हाफ मार्क काट लिया जाए। उसके बाद एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको बड़े बड़े सेंटेंसेज नहीं बनाने होते, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उसने लिखा है। और देखिए ऐसा आपको नहीं लिखना है कि जैसे आप बहुत बार लिख देते हैं लोग कि वी आर मूविंग टू दुबई सो वी हैव डिसाइडेड कि इस फ्लैट को बेच देते हैं। सो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको लिखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर है लेटर टू मैनेजर और जॉब एप्लीकेशन। तो जो टॉपर है उसने सेलेक्ट किया है जॉब एप्लीकेशन, जो कि 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से जॉब एप्लीकेशन लिखी है।
सबसे पहले एड्रेस लिखा है, फिर डेट लिखा है, फिर किसको भेजा जा रहा है वो लिखा है, और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक फॉर्मल इनविटेशन या फिर फॉर्मल लेटर या फिर कुछ भी चीज़ फॉर्मल लिखते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद देखो सर लिखा हुआ है, उसके बाद पूरी बॉडी है आपके लेटर की, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो है आपका रेज्यूमे डिटेल्स। रेज्यूमे का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीवी अपना अपना रेज्यूमे देना होता है। उसके अंदर आपकी एकेडमिक डिटेल्स होती हैं, आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है। तो जो रेज्यूमे डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक जॉब एप्लीकेशन के अंदर। सो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल और स्पीच, और यहाँ पर इस टॉपर ने एक छोटी सी गलती कर दी जो मैंने नोट की। गलती ये थी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसके अंदर आर्टिकल और स्पीच में से एक सेलेक्ट करना था, और जो आंसर नंबर 7 था उसके अंदर डिबेट लिखना था। तो इसने आंसर नंबर 6 लिख के डिबेट सेलेक्ट कर लिया, जबकि डिबेट जो है आंसर नंबर 6 में था भी नहीं, वो आंसर नंबर 7 में था। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अक्सर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनर का मूड थोड़ा ठीक हो, उसने पूरे नंबर दे दिए, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो नंबर काट भी सकता है। तो यहाँ पर नंबर सही दे दिए, लेकिन अगर हम आंसर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर उसने हाफ मार्क डिडक्ट कर लिया है। मुझे लगता है शायद इसी गलती की वजह से हाफ मार्क जो है वो डिडक्ट हुआ है यहाँ पे। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आर्टिकल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखते हैं, फिर कौन आर्टिकल लिख रहा है उसके नाम लिखते हैं, उसके बाद बॉडी होती है, डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, सिंपली आर्टिकल लिखा जाता है। अगर मैं बात करूं कि डिबेट कैसे लिखा जाता है, तो डिबेट जो है वो सीधा आप लोग गुड मॉर्निंग लिख के शुरू कर सकते हैं। डिबेट के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप इसके अगेंस्ट में हैं या फिर फेवर में हैं। आप कोई भी एक जो साइड है वो चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद पूरा आपका जो डिबेट है वो उसी पर बेस्ड होना चाहिए। आप पूरी तरह से एक तरफ आपको बायस्ड होना पड़ेगा अगर आप डिबेट लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि हाँ दोनों चीज़ें ही ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। सो इस तरह से डिबेट लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक और लिटरेचर से है। आई होप जो ये एनालिसिस है आपको काफ़ी सही लग रही होगी अब तक। तो अब तक अगर आपको अब तक सही लग रही है तो यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हमारा टेक्स्ट बुक का लिटरेचर सेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 मार्क्स के। आपको ऊपर पोएट्री लिखी मिलेगी, 2 पोएट्रीज के अंदर से आपको एक सेलेक्ट करनी है और उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इंडिकेशन मार्क्स लगाने हैं कि आप किस पोएट्री के बारे में लिख रहे हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स डायरेक्ट आंसर शुरू कर देते हैं, ऊपर पता नहीं चलता कि किस पोएट्री का आंसर लिखना शुरू कर दिया। सो इंडिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सी पोएट्री के लिए लिख रहे हैं, उसके बाद आप अपना आंसर शुरू कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, और जो टॉपर है उसने भी 1 मार्क के क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से लिखा है जिस तरह से वो लिखा जाना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि नेम द पोएम एंड द पोएट, सिंपल सा क्वेश्चन है। और आंसर क्या लिखा है, नेम ऑफ द पोएम इज द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम एंड द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। तो बिल्कुल जिस तरह से सिंपली क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से आंसर दिया है, और पूरा 1 नंबर यहाँ पर मिल गया है। और देखिए बहुत बार मैंने क्या नोट किया है सेक्शन सी के अंदर, वो ये होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं एग्जामिनर कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको सबसे पहले वो लोग लाइफ से रिलेट करते हैं, और लाइफ से रिलेट करने के बाद वो फिर टेक्स्ट बुक से रिलेट करते हैं, और तब आपसे आंसर पूछते हैं कि बताओ क्या आंसर है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह से है, जैसे कि फियर इज समथिंग दैट वी मस्ट लर्न टू ओवरकम इफ वी वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ। हाउ डिड डगलस गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले तो लाइफ से रिलेट कर दिया, फियर से रिलेट कर दिया, फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे रिलेट कर दिया। अब बताओ कि क्या आंसर है। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आंसर भी ऐसे ही लिखने होंगे। सबसे पहले आप उसी टॉपिक पर अपना जो आंसर है उसको घुमाइएगा। जैसे कि लाइफ है तो लाइफ के ऊपर ही आप लोग बात कीजिएगा, फियर है तो फियर पर आप लोग बात कीजिएगा, उसके बाद उसको कनेक्ट कीजिएगा अपने टेक्स्ट बुक के साथ और तब आंसर दीजिएगा। तो इस तरह से देंगे तो परफेक्ट रहेगा। तो देखिए ये जो सी सेक्शन है ये स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीडम होती है क्योंकि सेक्शन ए जो है वो आपको पैसेज के अंदर से देखना है, सेक्शन बी जो है उसके अपने फॉर्मेट्स है कि इन फॉर्मेट्स के अंदर आपको लेटर लिखना है, इस फॉर्मेट के अंदर आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है। लेकिन सेक्शन सी जो होता है यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन होती है अपने आइडियाज़ को बाहर ला कर रखने की। तो यहाँ पर भी टॉपर जो है उसने अपने आइडियाज़ को इसी तरह से रखा है। आप कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं सेक्शन सी के अंदर, और हर इंसान जो भी एग्जाम देता है वो अपने आइडियाज़ को सेक्शन सी के अंदर लिख सकता है, जो भी आप चाहते हैं
लेकिन याद रखिएगा वर्ड लिमिट्स का आप लोग ध्यान रखिए, जो भी ऊपर वर्ड लिमिट्स लिखी हैं उसी वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर करना है। और देखिए लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और सेक्शन सी को मैं इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा क्योंकि लगभग सेम आइडियाज़ ही होते हैं कि आपको अपने आइडियाज़ लिखने हैं और वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना है, आपकी ग्रामर थोड़ी ठीक हो, आपके टेंसेस ठीक हो। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है सेक्शन सी के अंदर। लास्ट में जो मैंने एक चीज़ नोट की है वो ये है कि जो टॉपर है वो किस तरह से उसने आंसर लिखे हैं। तो देखो 1 मार्क का जो आंसर क्वेश्चन था 1 नंबर का, उसके लिए 1 से 3 लाइन्स यूज़ की गई हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके लिए 6 से 9 लाइन्स यूज़ की गई हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन था उसके लिए 12 से 14 लाइन्स यूज़ की गई हैं। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन था उसके लिए 18 से 20 लाइन्स यूज़ की गई हैं। और ये जितनी भी लाइन्स है पूरी फुलफिल कर देती हैं उस वर्ड लिमिट को जो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखी हुई है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी आने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।